हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने मेरी पिछली क्लास में देखा कि बीएमडब्ल्यू के बारे में कि बीएमडब्ल्यू के क्या इंट्रोडक्शन होते हैं, उसको कितने भागों में बांटा जाता है और कितने प्रकार के अपने वेस्ट होते हैं। तो आज अपन उसके क्या देखेंगे कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अपन को बीएमडब्ल्यू को प्रभावित करते हैं। तो अपन आज देखते हैं रिस्क फैक्टर फ्रॉम बीएमडब्ल्यू डब्ल्यूएचओ इन रिस्क के। डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है कि रिस्क फैक्टर के वर्ल्ड की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कहती है इसके रिस्क के बारे में। इसके रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? पेशेंट होते हैं जिनको बीएमडब्ल्यू से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। एक जगह से भाई पेशेंट है आपका, एक पेशेंट गया, दूसरा पेशेंट आया, तो पेशेंट को भी क्या होगा भाई, पिछले मरीज का क्या हिस्ट्री थी, क्या बीमारी थी, तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो पेशेंट को रहता है। दूसरा पोर्शन देखते हैं, हॉस्पिटल का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी क्या करता है, पेशेंट की हेल्प करता है, मदद करता है। तो उसको भी क्या होगा, बायोमेडिकल बेस्ड से उसको क्या होगा, उसकी कोई भी चीज का वो रखरखाव कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसको भी रिस्क होगा, उसको भी खतरा हो सकता है। उसके बाद देखते हैं वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल स्टाफ, जो इसको कलेक्ट करता है, वो जो स्टाफ बीएमडब्ल्यू को इकट्ठा करता है या उसको क्या करता है, डिस्पोजल, उसको नष्ट करता है, उस स्टाफ को भी क्या हो सकता है, उसका अपने सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन नहीं किया है तो उसको भी क्या होगा रिस्क फैलने का, उसको बीमारी होने का बायोमेडिकल वेस्ट से उसको भी खतरा होगा। उसके बाद जो जनरल पब्लिक है, मान के चलो पेशेंट से मिलने कुछ ना कुछ लोग जरूर आते कि नहीं आते हैं, जनरल पब्लिक जो आती है उसको भी क्या होगा, बीएमडब्ल्यू से भाई हमने इधर उधर बिखरा हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट, तो उससे भी क्या होगा, जनरल पब्लिक को खतरा होगा। उसके बाद होते हैं एनवायरमेंट को भी खतरा होता है। एनवायरमेंट को कैसे, अपन ने उसको बर्न किया, उसको जलाया, तो वो क्या होगा, जलाया उसको अपन ने, तो उसको क्या होगा, वातावरणीय प्रदूषण होगा। और वातावरणीय प्रदूषण के कारण क्या होगा, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसका लास्ट पॉइंट है कि रिस्क फैक्टरों में क्या हुआ कि एनवायरमेंट को भी खतरा। तो डब्ल्यूएचओ यही कहता है कि सबसे ज्यादा तो पेशेंट को, उसके बाद सपोर्टिंग स्टाफ को, उसके बाद जो कलेक्ट कर रहा है और डिस्पोजल कर रहा है उसको, और फिर आने वाले अटेंडर जनरल पब्लिक जो होती है उनको, और उसके बाद जो एनवायरमेंटल क्या होते हैं, वातावरणीय जो होते हैं, जिससे क्या होता है, वातावरण को भी प्रभाव होता है। मान के चलो ऐसी कोई चीज है, केमिकल्स हैं, कोई इफेक्टिव है चीज है, उसको भी अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में फेंक दिया, उससे क्या हो गया, मान के चलो कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, उससे भी क्या होगा, पेशेंट को और एनवायरमेंट को, सारे लोगों को क्या होगा, खतरा होगा। ये अपने रिस्क फैक्टर हैं बीएमडब्ल्यू डब्ल्यूएचओ के रिस्क के हिसाब से। अब आगे अपन क्या देखते हैं इस टॉपिक में, उसके बाद देखते हैं भाई द नेसेसरी रेगुलेट, उसको संभालना इन बीएमडब्ल्यू को रेगुलेट करना, उसको संचालन करना किस प्रकार से जरूरी होता है। टू बी मिनिमाइज ऑन द रिस्क स्प्रेड डिस्कस फ्रॉम हॉस्पिटल टू जनरल पब्लिक, मतलब क्या होता है, उसको मिनिमाइज करना, उसकी रिस्क को, ऐसी रिस्क ना हो, इतना खतरा ना हो, उसको स्प्रेड जो मतलब वो फैल रहा है, जैसे मान के चलो कोरोना वायरस जब फैला था तो वो क्या हो गया कि वो जनरल पब्लिक तक, हॉस्पिटल टू जनरल पब्लिक तक क्या हो, ट्रांसफर नहीं हो, तो उसकी रिस्क को क्या करना है, उसको मिनिमाइज, उसको कम से कम, उसकी रिस्क, खतरा बढ़ने का जो रिस्क है उसको सबसे कम करना है। उसके बाद टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी इन्फेक्शन फ्रॉम मेडिकल मास्क एंड स्टाफ डिपार्टमेंट, मतलब जो भी रिड्यूस, उसको सबसे कम से कम प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना है उसके इन्फेक्शन फैलने की, उसको कम करनी चाहिए। कौन किसको, एक तो स्टाफ डिपार्टमेंट को और मेडिकल मास्क, मतलब मेडिकल में जो भी काम हो बहुत ही सावधानी से किए जाएं। उसके बाद लास्ट में है प्रिवेंट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि ये देखा जाए कि वो वातावरणीय प्रदूषण तो नहीं कर रहा, वातावरणीय प्रदूषण नहीं करना, तो इसको क्या करना, नेसेसरी भाई हमारे लिए क्यों रेगुलेट है, उसको संभालना, उसको देखना, रेगुलेट करना, उसका प्रबंधन करना क्यों जरूरी है। मान के चलो कोई भी वायरस है, ठीक है, तो बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू क्या है कि एक अपना बायोमेडिकल बेस्ड है, उससे क्या होगा, जो वायरस होगा वो जनरेट होगा। जैसे कोरोना वायरस अपना आया था, कोरोना वायरस आया था, उसके भी बहुत तरह तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, चीन में आज भी कोरोना चल रहा है, ठीक है, उसके अभी XXBB के नाम से कुछ वेरिएंट चल रहे हैं। तो ये क्या होता है कि वायरस भी क्या करता है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बीमारियां फैल रही है। तो उसके लिए क्या करना है कि मान के चलो किसी भी ऐसा सोर्स तो नहीं है कि बीएमडब्ल्यू में बायोमेडिकल वेस्ट में भी मान के चलो जिन पेशेंटों का हमने ट्रीटमेंट किया, उनको ट्रीटमेंट दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि जब बायोमेडिकल वेस्ट उनसे जनरेट
सर्कुलेट हुआ तो उसी कचरे में या किसी भी अपशिष्ट पदार्थ में क्या हो रहा है, वायरस का जनरेशन हो रहा है। वायरस अपने रूप को बदल रहा है क्योंकि वो उस जगह पर सर्वाइवेशन कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, वो रह रहा है। वो ऐसा तो नहीं है, उसकी प्रवृत्ति है वो बदल रही है और वो और ज्यादा स्ट्रांग होके आगे की तरफ आ रहा है। अब आगे की तरफ अब इस टॉपिक में क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं हजार्डनेस ऑफ बीएमडब्ल्यू के बीएमडब्ल्यू में किस तरह से हजार्डनेस हो सकता है, किस तरह से हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इन्फेक्शन एंड शार्प ऑब्जेक्ट लाइक निडल, जो निडल्स होती हैं, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉजेज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह में। इन्फेक्शियस एंड शार्प निडल्स जो होती हैं, जो इन्फेक्शन फैलाने का खतरा होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, थिंग होती हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो पदार्थ हमें बीमारियां फैला सकती है, वो हजार्डनेस ऑफ बीएमडब्ल्यू होती हैं। उसके बाद केमिकल एंड फार्मा बीएमडब्ल्यू आर द टॉक्सिक रिएक्शंस एंड द शॉक सेंसिटिव कार्सिनोमिक। वो क्या होती है, मान के चलो कोई भी केमिकल है, कोई भी दवाई है, कोई भी ऐसी दवाई है जो केमिकल रिएक्शन कर रही है, वो अपनी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, तो वो क्या कर सकेंगी, हमारे शरीर में टॉक्सिक रिएक्टिव हो जाएंगी, टॉक्सिक मतलब जहर पैदा कर देंगी, और वो शॉक सेंसिटिविटी हो जाएंगी, और कार्सिनोमिक मतलब वो कैंसर कारक भी हो सकती हैं। मान लो फार्मा की कोई भी दवाई है वो भी एक्सपायर हो गई, कोई केमिकल से है वो एक्सपायर हो गए, जैसे कि हम डीआरटी में देखते हैं, हम उनको कुछ कॉन्ट्रास्ट देने पड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो कॉन्ट्रास्ट जो हो वो सेंसिटिव हो ज्यादा, ऐसा तो नहीं है उसका हमने क्रिएटिनिन चेक नहीं किया, उसकी टेस्ट नहीं कराए और उसको कॉन्ट्रास्ट दे दिया, या कॉन्ट्रास्ट ऐसा दे दिया कि बहुत सालों पहले पड़ा था, वो उससे क्या होगा, उसके टॉक्सिक रिएक्शन हो जाएंगे और कार्सोजेनिक हो जाएगा, वो कैंसर कारक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जीनोटॉक्सिन एंड रेडियो एक्टिव आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिस्कोजेज रेंज फ्रॉम हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्किन इन्फेक्शन। तो क्या होगा, जीनोटॉक्सिन और रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि सीवियर हेडेक हो जाएगी, वॉमिट होगा पेशेंट को, हेडेक हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, जुकाम लग जाएगा, और स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे। प्री कॉजेज रेंज, उसकी जो होगी कॉज की रेंज वो बढ़ती चली जाएगी। तो जो जीनोटॉक्सिक और रेडियो एक्टिव जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अब अगर मैं आगे आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें, तो इसमें चौथा पॉइंट है अपना पब्लिक सेंसिटिविटी एंड विजुअल इंपैक्ट ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट। तो क्या होता है कि ये किस प्रकार से हमारे लिए और भी घातक हो सकते हैं, पब्लिक को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, उसकी जो है देख रेख करनी चाहिए। क्योंकि देखो आपको पिछले पॉइंट में अभी मैंने बताया था कि हजार्डनेस ये हमारे लिए किस तरह खतरनाक हो सकते हैं। तो बीएमडब्ल्यू क्या कर रहा था, अपन को बीमारियां फैला रहा था, तो हजार्डनेस वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक। तो इसी प्रकार से वो क्या करेगा, जो पब्लिक होगी, पब्लिक की जो सेंसिटिविटी होती है, विजुअल इंपैक्ट्स होंगे, वो भी एनाटॉमिकल पार्ट मतलब उसके शरीर में कोई भी इंफेक्शन, कोई भी बीमारी फैला सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है, हमें रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, कभी कभी घातक हो सकते हैं। तो क्या होता है, चार्नोबिल जो हमारी एक जगह है, चार्नोबिल एक जगह है अपनी, जहां पर रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो सोर्स होते हैं, उनको क्या किया गया कि वहां पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट के विफल होने के बाद उस जो फैक्ट्री है, उनकी जो भी एनवायरनमेंट था, वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के कारण क्या होता है, चार्नोबिल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व बिखर जाते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है कि परमानेंट लीकेज हो रहा है चार्नोबिल में। परमानेंट जब लीकेज हो रहा है तो चार्नोबिल में क्या हो रहा है कि जो भी वहां के तत्व हैं, जो भी वस्तुएं थिंगे, वहां भी वो क्या हो गई हैं, रेडियो एक्टिव हो गई हैं। तो वहां की जो गवर्नमेंट है ना, वहां की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनको क्या कर दिया, वहां पे बैन कर दिया, उस जगह को जाने पे ही बैन कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर किसी वस्तु को, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसी चीज है, वो आपकी थिंग वस्तु या किसी भी, आप अगर खड़े हो, अगर वो रेडिएशन उस वातावरण में पाई जा रही है ना, तो वो आपको किसी ना किसी तरह से इफेक्ट पहुंचाएगी, परेशानी करेगी। तो वो वहां की गवर्नमेंट ने उस चार्नोबिल जो जगह थी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। जब भाई ट्रीटमेंट भी जब देते हैं, जनरल ट्रीटमेंट थिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां के, तो हम मान के चलो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या थिंग है, तो वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव
हो जाएंगे। मान के चलो रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं वो हमारे लिए और भी घातक, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में आपने देखा जब वहां पे परमाणु विस्फोट हुए हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहां पे क्या हुआ कि आज भी जेनेटिक मटेरियल के कारण, जेनेटिक आज भी जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी क्या हो रहा है कि उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा, शारीरिक विकास नहीं हो रहा, तो एनाटॉमिकल उनके कोई ना कोई पार्ट नहीं आ रहा। तो वो क्या हो रहा है, सब रेडिएटिव जो हमारे जो रेडियो एक्टिव जो सोर्स हैं और वो इफेक्ट हैं उनके कारण क्या हो रहा है, वहां पे इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो रेडियो सेंसिटिविटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। तो अब आपको मैं एक उदाहरण देके और समझाना चाहूंगा कि एक जगह थी जिस जगह पे चारों तरफ बहुत बढ़िया माहौल था, स्वस्थ लोग थे, फिर अचानक देखा गया कि कुछ लोग वहां पे बीमारियां फैलना चालू हुई। मान के चलो कोई बीमार हो रहा है, किसी नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सीवियरिटी आ रही है, कमजोरी आ रही है, तो ये बहुत सारी चीजें उनके साथ होने लगी। तो क्या हुआ कि वो नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने गए अपना, ठीक है। जब उन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद भी उनके क्या है कि बीमारी में कोई रिलीफ नहीं आया। तो रिलीफ ना आने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने फिर दोबारा से दिखाया तो उनके लंबे समय तक ड्यूरेशन बीमारी बढ़ती, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में बदलती चली गई। तो जब वहां पे पता लगाया गया तो एक छोटे से छोटा सोर्स भी, रेडियो एक्टिव का छोटे से छोटा सोर्स जो होता है हमारा, वो क्या हो सकता है, हमारे लिए घातक हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व को जब भी तो रेडियो एक्टिव वेस्ट के रूप में क्या होता है, उसको संभाल के रखा जाता है। तो अगर उसका वो वेस्ट क्या है कि वहां पे उसके उनके वातावरण के चारों ओर एक बहुत ही छोटा रेडियो एक्टिव सोर्स था जिसके कारण वो सारे लोग बीमार हो रहे। तो जब उसका पता लगाया गया, उस तत्व को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जब जाके उन लोगों के वातावरणीय ट्रीटमेंट जब जो दिया गया उसके बाद उनकी बीमारी में सुधार आया। तो वो हमारे लिए, पब्लिक के लिए सेंसिटिविटी हो सकते हैं, विजुअल इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो रेडियो एक्टिव जो सेंसिटिविटी होती है उसका भी हमको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। उसको भी ऐसा ना हो कि कोई तत्व पुराना हो गया वो इधर उधर पटक दिया। तो रेडियो जो सेंसिटिविटी जो तत्व होते हैं या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं तो वो भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं पर करता हूं एंड, तब तक के लिए धन्यवाद।